हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 13 में हैं। आपको याद है कि लास्ट लेक्चर से मैंने हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इन सब चीजों पे बातचीत की थी। और अभी भी है ना, जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हम निकाल रहे हैं 2-3 लेक्चर्स से, वो अभी पूरा नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाऊं कि हम कहां पे हैं। लेक्चर 13 कह रहा हूं मैं इसको, और मैं आपको याद दिलाऊं मैं कहां पे हूं। सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली है कि हम लोगों ने सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीखी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत सारी मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर सही से एक्सप्लेन नहीं होते थे। तो फिर हम लोगों ने इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ा। हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जोड़ा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का जो भी कॉन्सेप्ट जोड़ा, उसके बाद भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं होते थे। तो फिर हम लोगों ने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ऐड की। ठीक है, तो काफी मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन होने लगे, लेकिन इसमें भी ऐसे कई मॉलिक्यूल्स थे जिनका स्ट्रक्चर हम सही से नहीं निकाल पा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने इसमें हमने बेंट्स रूल जोड़ा, है ना, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। बेंट्स रूल जोड़ा। अब इतना हमें ज्ञान है, हम वीबीटी जानते थे पहले, फिर थोड़ा और दायरा बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा एक्सप्लेन होने लगे। और ज्यादा मॉलिक्यूल्स मींस से ये वीबीटी से 50% होते थे, तो इससे हो सकता है 80% मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन होने लगे, इससे हो सकता है 90% एक्सप्लेन होने लगे, है ना, इससे हो सकता है कि है ना 95% एक्सप्लेन होने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं इतना जानने के बावजूद। तो अभी हमारी जो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को जानने की क्वेस्ट है वो अभी जारी रहेगी। हमें और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जोड़ने होंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि मैं क्या जोड़ने वाला हूं, आइए एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि हमें किस चीज की नीड है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि NO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है, NO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो कैसे निकलेगा? आइए, हम लोग जानते हैं बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे। बॉन्ड पेयर होंगे 2। ठीक है, बॉन्ड पेयर होंगे 2। लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर निकाले जाए तो इसमें वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस इसमें 6 होते हैं, 6 2 12, 6 2 12 इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। और अगर आप इन दोनों को 8-8 दे दें तो 8 2 16 ये चले गए, यानी यहां पर 12 और 5 17 माइनस 16 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करें तो लोन पेयर हाफ आ जाएगा। हाफ लोन पेयर का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आज पहली बार हम इतना कुछ जानने के बावजूद अटक गए हैं, क्योंकि हमने पहली बार एक ऐसी सिचुएशन देखी है जहां पे लोन पेयर ना होके लोन इलेक्ट्रॉन है। लोन इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना है ऐसे केस में? तो क्या करना है, कैसे आप इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे? लोन इलेक्ट्रॉन को आप लोन पेयर मानेंगे कि उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे? ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। या तो आप पेयर मानेंगे तो फिर इसका स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा, और आप इसको 0 कर देंगे तो इसका स्टेरिक नंबर 2 हो जाएगा। अगर इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो 2 स्टेरिक नंबर का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, और अगर इसको लोन पेयर लेंगे तो 3 स्टेरिक नंबर हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हो जाएगा। तो करना क्या है? तो मैं आज इस क्वेश्चन के बाद आपको बताना चाहता हूं कि हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन स्पीशीज का बॉन्डिंग कैसे करना है, ये नया टॉपिक है सीखने के लिए। अगर ये हम सीख जाएंगे तो हम एक और कुछ और तरह के मॉलिक्यूल्स जो कि जिनमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर निकालना सीख जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बॉन्डिंग ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये हम सीख रहे हैं। अब इसमें क्या सीखना है, ध्यान दीजिए। NO2 है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक ऑड इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 उसने यहां कोऑर्डिनेट कर दिया, एक उसने यहां लगाया होगा, एक यहां लगाया होगा, ऑक्सीजन ने एक दिया होगा और इस ऑक्सीजन ने एक दिया होगा। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, 2 तो इसने दे दिए और एक इसने इस बॉन्ड में लगा दिया, और एक इसके पास यहां मौजूद है। ठीक है ना, इसके पास मौजूद है। तो ये आपका अब इस स्ट्रक्चर में करना क्या है, ये लोन इलेक्ट्रॉन को हम पेयर लें ना लें, क्या करें? तो लोगों का ये कहना है कि
जब भी सेंट्रल एटम से, ध्यान दीजिएगा, जब भी सेंट्रल एटम से, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज जुड़ी रहेगी तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। इस डेल्टा पॉजिटिव के वजह से, ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी समझिए। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 2p3, ठीक है, 2p3। अब हो क्या रहा है, एक तो पाई बॉन्ड है जो कि प्योर ऑर्बिटल का होगा, तो यानी ये 3 लोग ही बच जाएंगे। इन 3 लोग का क्या करना है, क्योंकि एक तो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, आप जानते हैं पाई बॉन्ड प्योर ऑर्बिटल से बनता है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 है और एक में 1 है, ये रहा, ठीक है, ये अनपेड वाला है, अनपेड वाला ये पी में है, तो देख के ये अनपेड वाला ये है पी में, एक अनपेड यहां लग गया होगा जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाने का, और एक लोन पेयर इसने यहां दे दिया होगा। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये पी ऑर्बिटल में है, ये पी ऑर्बिटल में है। अब होता क्या है, अगर ये s है, 2s है और ये 2p है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाता है बड़े आसानी से हो जाता है, और यहां डेल्टा पॉजिटिव आने से अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, घटती है। आप जानते हैं जब भी दो चीज अट्रैक्शन करती हैं और करीब आती है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है, और रिपल्शन वाले को पास लाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो उनकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यहां पर इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा तो इस ये जो p ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी घट जाएगी। तो ये s और p की जो एनर्जी का डिफरेंस था, अब p की एनर्जी घट जाएगी तो और इनकी एनर्जी पास आ जाएगी, तो इनके बीच में आसानी से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यानी यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यानी ये फिर बता रहा हूं मैं, ये डेल्टा नेगेटिव के वजह से नाइट्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन का डेल्टा पॉजिटिव से ये लोन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, और ये लोन इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, तो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में थोड़ी सी एनर्जी का डिफरेंस होता है। p ऑर्बिटल अट्रैक्शन से एनर्जी कम होगी तो s और p के बीच की एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाएगा, और जितनी कंपेरेबल एनर्जी होती है उतना ही हाइब्रिडाइजेशन आसानी से होता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आसानी से होता है। तो ये कुछ ऐसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और एक p मैंने अलग कर दिया क्योंकि p ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे मैं साफ देख रहा हूं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, बल्कि और अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि इस p के इलेक्ट्रॉन p की एनर्जी s के कंपेरेबल हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाए। यानी यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यानी यहां पर स्टेरिक नंबर 3 हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर अटैच होता है तो लोन इलेक्ट्रॉन को पेयर मान लेना चाहिए, पेयर की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इसको हम पेयर की तरह ट्रीट करेंगे तो 2 + 1 3 होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए। एक एग्जांपल पहला है ना, मैंने क्या सीखा कि वेनेवर, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वेनेवर in a odd electron species, whenever in a odd electron species if central atom is attached to, the central atom is attached to a more electronegative atom, negative atom, then during calculation of hybridization, lone electron is taken as lone pair, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी मैंने। तो हम धीरे धीरे अब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बॉन्डिंग भी देख ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो होती है उसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर एक एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा
तो ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग पेयर मान लेंगे। ठीक है, अब दूसरा केस क्या, आइए एक और केस लेते हैं। फर्स्ट केस लिया मैंने, सेकंड केस लेते हैं। CH3 डॉट, मान लीजिए एक फ्री रेडिकल है CH3 डॉट, इसको आप मिथाइल फ्री रेडिकल कह सकते हैं, जिसके इट कैन बी कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मान लीजिए ये आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल यहां पे मौजूद है। अब मिथाइल फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, तो आइए निकालते हैं। बॉन्ड पेयर कितना होगा इसमें, बॉन्ड पेयर जो है इसमें कितना होगा, तो बॉन्ड पेयर जो है कार्बन में, यहां पे ध्यान दीजिए बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रल एटम को छोड़ दीजिए तो जितने स्पीशी बचते हैं उतने बॉन्ड पेयर रहते हैं, यानी यहां 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर की अगर आप बात करेंगे तो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में 1-1 होते हैं, तो 1 into 3 हो जाएगा। और माइनस हर हाइड्रोजन को अगर आप 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी यहां पे भी 3 और 4 7 -6 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो प्रॉब्लम फिर से वही है। ठीक है, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई जो यहां आई थी। यहां क्या प्रॉब्लम आई थी कि लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, लेकिन हम लोगों ने यहां कैलकुलेशन करके 1 इलेक्ट्रॉन को भी हमने क्या मान लिया था, पेयर की तरह ट्रीट किया था, ताकि स्टेरिक नंबर वो जुड़ सके। यहां क्या करना है चेक करेंगे। तो यहां पे मिथाइल फ्री रेडिकल के केस में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए कि ये जो C है ना, मैं यहां बता रहा हूं, ये जो C है कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब अगर ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो अब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p2 2p2 था। ठीक है, और ये एक्साइट होके यहां चला आएगा, तो ये यहां आ गया। अब इसके पास 4 लोग हैं जिनमें 4 ऑर्बिटल है जिसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 से तो बॉन्डिंग की और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है। क्या करना है, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ध्यान दीजिए अगर आपसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है तो उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा और आपके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा। और डेल्टा नेगेटिव आने से होगा क्या, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव आने से होगा ये कि आपका जो शेयर्ड पेयर ऑफ जो लोन इलेक्ट्रॉन है यहां पे, जैसे कार्बन है इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो इस कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा। और इस डेल्टा नेगेटिव का इस लोन इलेक्ट्रॉन के साथ जब रिपल्शन होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब 1-1 ऑर्बिटल में, मैंने माना कि ये s में है, ये p में है, ये p में है, ये 2s में है, 2p 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 में है, 2px 2py 2pz में। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में है और ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, और इस डेल्टा नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होने से एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर s और p में थोड़ा सा तो एनर्जी का डिफरेंस होता है, अब अगर p की एनर्जी, अगर s और p में थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस है और हाइब्रिडाइज कर भी जाते हैं, लेकिन इस रिपल्शन से ये जो p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी काफी बढ़ जाएगी। रिपल्शन करने से एनर्जी बढ़ती है, और रिपल्शन करने से जब एनर्जी बढ़ेगी तो ये हाइब्रिडाइजेशन के काबिल नहीं रह जाएगा। यानी कुछ ऐसा होगा कि 2s की ये एनर्जी है, इन दोनों 2p की थोड़ी सी ज्यादा होगी और एक p की काफी ज्यादा हो गई। ये वो p है जो लोन इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और जिसका डेल्टा नेगेटिव के साथ रिपल्शन की एनर्जी काफी बढ़ गई। तो इस s और इन p में तो बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये जो एक जिसकी एनर्जी काफी बढ़ गई है, ये और इसके बीच में एनर्जी का इतना डिफरेंस हो जाएगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा मैंने सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। तो इसकी एनर्जी कंपेरेबल है पर इसकी एनर्जी कंपेरेबल नहीं है, इसलिए यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये p ऑर्बिटल में ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यानी यहां पे भी स्टेरिक नंबर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब यहां पे स्टेरिक नंबर 3 कब आएगा, 3 तब आएगा जब मैं इसको क्या करूं, नेग्लेक्ट कर दूं। ठीक है, इस लोन इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, नेग्लेक्ट कर दूं, तब यहां पे स्टेरिक नंबर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 0 3 आ जाएगा। तो मैंने क्या सीखा कि इस केस में, इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको लोन पेयर मान लेते हैं, जबकि अगर हम यहां पर देखें
तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो लोन पेयर ना मान के बल्कि उसको क्या किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया। तो क्या नियम बनाएंगे आप नियम ये बनाएंगे कि जब सेंट्रल एटम अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो इसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इस लोन इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, जबकि अगर सेंट्रल एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो इस लोन इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो मैं यहां पे इसके लिए भी ऐसा कुछ लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कि whenever in odd electron species, whenever in an odd electron species central atom is attached to a less electronegative atom, then central atom is attached to a less electronegative atom, then lone electron is neglected. Then lone electron is neglected while deciding hybridization. While deciding hybridization. ठीक है, तो मैंने यहां पे आपको दो नियम बता दिए। ठीक है, फिर से बता दूं कि हम लोग अब वीबीटी जानने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन जानने के बाद, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जानने के बाद, बेंट्स रूल जानने के बाद भी ये स्पीशीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो आज हमने नई विधा सीखी। अब हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सिंगल आउट हो जाता है उसको अब हम जज कर सकते हैं। नियम क्या है, अगर सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इस लोन इलेक्ट्रॉन को पेयर मान लीजिए, और अगर सेंट्रल एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इस लोन इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दीजिए हाइब्रिडाइजेशन में। ये आपका नियम है। आइए इस पे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, CF3 डॉट, ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये क्वेश्चन अब मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है, CF3 डॉट। तो अगर आप बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड पेयर आएगा 3, और अगर आप इसका लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो लोन पेयर आप ऐसे निकालते हैं, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और इसमें 7 3 21 होंगे, और अगर आप इन तीनों को, इसको छोड़ के तीनों को 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7 3 21 और 5 25 माइनस 24, यानी यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। अब वो नियम लगाइए जो मैंने आपको सिखाया है। मैंने आपको सिखाया कि अगर सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए तो इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर मान लेते हैं। तो यहां पर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन जुड़ गया है तो इसलिए लोन इलेक्ट्रॉन को एक पेयर मान लेंगे। तो स्टेरिक नंबर जो है इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3, और स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, जहां पे 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है अगर sp3 हो जाए तो उसको पिरामिडल कहते हैं। तो CH डॉट ऐसा हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। तो यहां पर इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को, है ना, पेयर, एक इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और इसका स्ट्रक्चर जो है ना, ये पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती की, H नहीं है F है, सॉरी, है ना, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर वही लॉजिक लगेगा, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ये स्पीशी जो है हाइब्रिडाइजेशन के लिए ऑर्बिटल और कंड्यूसिव हो जाएगा। खैर, इतना नहीं सोचना है, सीधा नियम है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी में सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो लोन इलेक्ट्रॉन को पेयर ले लेंगे। ठीक है, इसी तर्ज पर आप सिमिलरली इसी तरह से और लोगों का भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। सिमिलरली CF2H डॉट या CHF2 डॉट कॉमा या CH2F डॉट, है ना, ये दोनों स्पीशी में भी देखिए कार्बन जो है एक अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन से कनेक्टेड है। तो सिमिलरली दिस एंड दिस विल आल्सो बी पिरामिडल इन स्ट्रक्चर। सेम रीजन आप निकाल लीजिएगा, सेम रीजन की वजह से ऐसा हो जाएगा। यानी ये जो CHF2 है ना वो भी ऐसा ही होगा, CHF और ये डॉट,
ये डॉट एफ का ऐसे हो जाएगा पिरामिडल। सेम वही लॉजिक आएगा क्योंकि कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन होने से भी कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है। तो यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से इसके साथ भी होगा CH, ये दोनों बॉन्ड लगभग नॉन पोलर है और F जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीखा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे मेरे पास और एक क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ClO2, ठीक है, ये बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है और इस ClO2 का आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, निकालते हैं। आइए, बॉन्ड पेयर कितना सेम, अब तो में सारे नियम पता है। सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा तो हम उस लोन इलेक्ट्रॉन को पेयर मान लेंगे। सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, ठीक है, तो हम जो लोन इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, लोन इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2। लोन पेयर कितना होगा देखा जाए तो लोन पेयर हो जाएगा, इसमें है 7 और इसमें 6 दूनी 12 है। ठीक है, -8 × 2 16, 12 और 7 19 इलेक्ट्रॉन है, -16 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो एक पहला केस मिला जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो एक चीज तो श्योर है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके, उसको तो हम एक पेयर मान लेंगे। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को पेयर माने कि ना माने ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या देखा अब तक जो भी क्वेश्चंस मिला करते थे हम लोगों को, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था और हम तय करते थे कि उस 1 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर माने की तरह ट्रीट करें या ना करें। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो ही गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गए, यानी स्टेरिक नंबर जोड़ते में 2 और 1 तो अवेलेबल है। ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, वो इनडिसाइसिव हूं मैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम जुड़ा हो तो इस लोन इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग क्या मान लेते हैं, पेयर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक पेयर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो इसका स्टेरिक नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4, स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा sp3 जिसपे 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, ये वाटर जैसा हो जाएगा। वाटर में भी ऐसा ही होता है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, तो इसलिए वाटर बेंट होता है। तो ये स्पीशी भी जो है वो आपकी बेंट होगी, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, Cl डबल बॉन्ड O और यहां पर 2 ऑर्बिटल होंगे ऐसे और ऐसे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका बेंट आएगा। बेंट या वी शेप्ड कह सकते हैं आप इसको, वी शेप्ड, या फिर इनवर्टेड वी भी कहा जा सकता है, इनवर्टेड वी शेप्ड कहा जा सकता है, इन्वर्टेड वी शेप्ड कहा जा सकता है। तो ये चीज आपकी आ गई। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको सिखा दिया कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कैसे होती है। अब अगला टॉपिक क्या है, कई बार हमको ऐसी स्पीशीज मिलते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो कौन सी स्पीशीज है जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आइए देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन आता है कि वाई PCl5 exists but PH5 doesn't। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताऊं आपको क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि यहां पे अब आपके मन में आ सकता है कि यार यहां पे एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट कहां से आ गया। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो एक्चुअली जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में जो लॉजिक यूज किया गया, उसी सेम लॉजिक को यूज करके ये चीज एक्सप्लेन होती है। तो इस चीज को यहीं पढ़ लेना ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये चीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी विल नॉट एग्जिस्ट, तो सेम लॉजिक पे है, इसलिए मैं इसको यहां पे डील कर रहा हूं। अब क्या है, PCl5 ही ले लीजिए। तो PCl5 में क्या होता है, P फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0, ऐसा होता है 3s 3p 3d।
3p3 और 3d0 है। जब PCl 5 बनना होता है तो ये भी चीज यहां चली जाती है और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और ये सारे लोग मिलकर हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। क्या हो जाता है ना, ये 5 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं, 1 2 3 4, और इनका सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और d, sp3d 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 और sp3d हो गया। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, बॉन्डिंग हो जाती है। ये तीनों 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और क्लोरीन आके उनसे बॉन्डिंग कर लेते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि फास्फोरस जो है वो 5 ऑर्बिटल्स होंगे इसके और क्लोरीन सबके साथ जुड़ जाएगा, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसके ऊपर जो डेल्टा पॉजिटिव आता है वो डेल्टा पॉजिटिव जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स, जो डी के इलेक्ट्रॉन्स, देखिए एस पी और डी के एनर्जी में डिफरेंस होता है, लेकिन इस डेल्टा पॉजिटिव की वजह से ये जो डी का इलेक्ट्रॉन है ये और खींचा चला आता है, तो एस और पी के रेस्पेक्ट में इसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग जुड़े हैं, इन सब के जुड़ने की वजह से इस फास्फोरस पे इतना ज्यादा जो है डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा कि ये अपने डी के इलेक्ट्रॉन, देखिए एस और डी की कोई तुलना नहीं है, एस पी डी है, एस और डी में काफी एनर्जी का डिफरेंस है। एस पी हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, डी तभी कर पाएगा जब उसकी एनर्जी कम, और मैंने सिखाया था आपको कि जब फास्फोरस के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा तो ये अपने डी के इलेक्ट्रॉन्स को भी, भाई फास्फोरस के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है तो डी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, वो खींचने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, तो एस पी और डी कंपेरेबल एनर्जी के हो जाते हैं, इसलिए ये हाइब्रिडाइजेशन कर पाते हैं। अब आइए pH5 में क्या समस्या आएगी, समस्या उल्टी है। pH5 के केस में क्या होगा, pH5 के केस में अगर मान लीजिए pH5 एग्जिस्ट करता है और ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए चलिए इसी तरह से बॉन्डिंग करता है, क्योंकि pH3 तो बनता है, pH3 बन जाएगा, pH3 तक बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। pH3 बन गया, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। इस डेल्टा नेगेटिव आने से फास्फोरस पे इसके डी के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करने लगते हैं, ठीक है। अब डी के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपल्शन करने लगेंगे तो डी की एनर्जी घटने के बजाय और बढ़ जाएगी, डी की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो पी और डी के बीच में इतना डिफरेंस हो जाएगा कि डी ऑर्बिटल एस और पी के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो अगर यहां pH5 बनना है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका pH5 बनना है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3d, लेकिन ये d हाइब्रिडाइजेशन में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि है ना, इस फास्फोरस के डेल्टा नेगेटिव के वजह से, डेल्टा नेगेटिव आ जाने से डी के ऑर्बिटल रिपल्शन करेगा और रिपल्शन से इसकी एनर्जी पी से और बढ़ जाएगी, तो एस पी और डी में बहुत एनर्जी का डिफरेंस है, इवन एस और डी में भी डिफरेंस एनर्जी का बढ़ जाएगा, और डी का एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की पहली शर्त है कि जिन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है उनकी एनर्जी आपस में कंपेरेबल होनी चाहिए, इर्द गिर्द होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि डी ऑर्बिटल जो है दूर चला जाएगा, ठीक है, और बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या सिखाया, मैंने आपको यहाँ पे जो चीज सिखाई है वो मैं यहां लिख देता हूं, क्या कि इन pH5 due to delta negative charge due to delta negative charge on phosphorus, d electrons feel repulsion and hence their energy increases, and the gap of energy between S and P, between S
comma p orbital and d orbital becomes large. तो क्या सीखा आपने? s और p ऑर्बिटल्स जो होते हैं, s और p ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो d ऑर्बिटल के s और p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल की एनर्जी का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाता है. यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि पहले इस केस में क्या है, अट्रैक्शन होता है. डेल्टा पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज डी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी तो डी की एनर्जी घट जाएगी, तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, तो sp-d हाइब्रिडाइज कर सकते हैं. पर इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आने से ये जो फास्फोरस का डेल्टा नेगेटिव, मान लीजिए फास्फोरस न्यूक्लियस है, इसका डेल्टा नेगेटिव से ये रिपेल होगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो p के रेस्पेक्ट में और s के रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंस जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, और काफी बड़ा डिफरेंस हो जाने से ये डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है, तो बिकम्स वेरी लार्ज एंड हेंस डी ऑर्बिटल does not participate in hybridization. ठीक है, जो डी ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है, और जब डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो देखिए, तो एस और पी करेगा, क्योंकि एस और पी की अभी भी एनर्जी कंपेरेबल है, आसपास है, पर डी वाला ज्यादा रिपल्शन महसूस करेगा. तो इसीलिए PH3 एग्जिस्ट करता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है. पिरामिडल स्ट्रक्चर है, एस और पी आपस में मर्ज हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे. क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो कंपेरेबल है. लेकिन अगर आपको PH5 बनाना है तो पक्का है कि आपको sp3 है ना, डी लेना पड़ेगा. ठीक है, एक डी ऐड करना होगा, और डी कभी इसमें ऐड नहीं होगा, और यही रीजन है कि चूंकि डी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. ठीक है, हेंस PH5 डज नॉट एग्जिस्ट. आशा आप समझ रहे होंगे. तो फिर वही बात है, क्या अगर सेंट्रल एटम से है ना कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है तो बड़े बड़े हाइब्रिडाइजेशन होंगे, sp3d, sp3d2, sp3d3. लेकिन अगर आपसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ गया, आपके ऊपर अगर डेल्टा नेगेटिव आ गया, तो डी ऑर्बिटल को तो आप भूल जाइए, डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये वैसा ही था जैसे है ना, सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ता है तो लोन इलेक्ट्रॉन को पेयर ले लेते हैं, और नहीं होता है तो नेग्लेक्ट करते हैं. वैसा ही कुछ मिलता जुलता यहां पे भी लॉजिक है. ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया कि PH5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता. तो जब भी सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता है ना, वहां पे है ना डी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा. इसी तरह से नोट कर लीजिए, दैट इज वाई SH6, अब देखिए SH6 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि SH6 एग्जिस्ट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है 6 बॉन्ड बनाने के लिए sp3d2 होना चाहिए. लेकिन दिक्कत क्या है कि हाइड्रोजन के वजह से है ना, इसके सल्फर पे भी वही आ जाएगा, क्या डेल्टा नेगेटिव, तो इसके डी ऑर्बिटल जो है वो रिपेल कर जाएंगे और डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो दैट इज वाई SH6 SH4 SH6 SH4 XCH4, ठीक है, SiH6 होल -2. ठीक है, ये ऐसे चंद स्पीशीज हैं जैसे ClH3, ठीक है, ClH3, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ठीक है, SH6 SH4 XCH4 SiH6 ClH3 do not exist. Reason being the same, है ना, reason being the same. ठीक है, रीजन सेम है. तो याद रखिएगा, मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया. अब एग्जाम में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें एक और नाम जोड़ लीजिएगा, PH5. इतने ही लोग हैं जो आपको जानने हैं. तो याद रखिए, अगर आप इसको ये लॉजिक नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि याद रखिए, इतना याद रख लीजिए, PH5 SH6 SH4 XCH4 SiH6 ClH3 एग्जिस्ट नहीं करते. और एक जनरल रूल और मान लीजिए, जो लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे अक्सर उसमें सारे लोग हाइड्रोजन होंगे. हाइड्रोजन
तो हाइड्रोजन दुनिया का सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जब भी किसी के साथ जुड़ेगा उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव छोड़ देगा, उस डेल्टा नेगेटिव से डी ऑर्बिटल रिपेल होकर एनर्जी बढ़ जाएगी और डी ऑर्बिटल कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए बड़े बड़े ज्यादा बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ कोई स्पीशी नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने आज इस लेक्चर में आपको दो चीजें अब तक सिखाई हैं कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कैसे होती है और दूसरा कैसे पता लगाएंगे कि कोई स्पीशी एग्जिस्ट नहीं करती। दोनों के रीजंस मिलते जुलते थे, इसलिए दोनों को मैंने यहां पे पढ़ा है। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज सीखते हैं ड्रैगोज रूल। ठीक है, तो मैं फिर से बताऊं आपको, हम लोगों ने अब तक वीबीटी सीखा, हम लोगों ने उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन सीखा, उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी सीखा, उसके बाद मैंने बेंट्स रूल बताया आपको, उसके बाद मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन लोगों की भी बॉन्डिंग बताई। लेकिन अभी भी इतना जानने के बावजूद भी कुछ लोग एक्सप्लेन नहीं होते हैं, तो उनके लिए फिर कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। उस नए कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्रैगोज रूल। आइए ड्रैगोज रूल सीखते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहता हूं उसे ड्रैगोज रूल कहते हैं। क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। अब आमतौर पे क्या देखा गया, जैसे NH3 ले लीजिए, NH3, PH3, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर आप इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो तीनों का बॉन्ड पेयर 3-3 आएगा, सबका, चारों का 3 आएगा और लोन पेयर 1 आएगा, लोन पेयर 1 आएगा। ठीक है, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? सबका स्टेरिक नंबर 4 आएगा। सबका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालेंगे तो आएगा sp3 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 sp3। ठीक है, लेकिन जब बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो बॉन्ड एंगल इनका निकल के आएगा, इसका 107 डिग्री 28 मिनट। ठीक है ना, इसका आ जाएगा 93 डिग्री, इसका 92 डिग्री और इसका 91 डिग्री। ठीक है, तो ये बड़ा विचित्र है। हम अभी तक जितना बॉन्डिंग हमने सीखा है, हमने कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जानते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऐड किया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ऐड किया, बेंट्स रूल ऐड किया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऐड किया, लेकिन ये तब भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा है क्यों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बावजूद इनका बॉन्ड एंगल 90 के आसपास है। तो ध्यान दीजिए। ठीक है, ये अलग बात है कि ये 2s और 2p का हाइब्रिडाइजेशन है, ये 3s और 3p के हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये 4s और 4p का होना चाहिए और ये 5s और 5p का होना चाहिए यहाँ पे sp3। ठीक है, लेकिन होता क्या है, फिर वही बात आ जाएगी, जब यहां जैसे फास्फोरस है, तो जब कोई सेंट्रल एटम अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा नेगेटिव आने के वजह से इसका S और P, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ये बात ट्रू है और किसी के साथ नहीं। अगर देखिए PH3 जो है के साथ साथ PCl3 भी होता है। ठीक है, मैं समझा कि PCl3 का बॉन्ड एंगल 160 डिग्री 28 मिनट के पास ही आसपास आएगा, लेकिन इसका 90 क्यों आया, 93 के आसपास क्यों आया, मैं ये समझा रहा हूं। तो याद रखिएगा, जैसे ही फास्फोरस अटैच होता है डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। डेल्टा नेगेटिव आने से S और P के इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते हैं। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस में 3s में 2 होंगे और 3p में 3 होंगे। ऐसे ऐसे आर्सेनिक में ना 4s 4p में यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, एंटीमनी में 5s 5p में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब फास्फोरस के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इससे दोनों रिपेल होते हैं, पर S और P में रिपल्शन होने से P की एनर्जी काफी बढ़ जाती है। जैसे S और P में ऑलरेडी एनर्जी का डिफरेंस तो होता ही है। ठीक है, ये S है, ये मान लीजिए 3s है, ये 3p है। अब इस डेल्टा नेगेटिव से P के 3 इलेक्ट्रॉन काफी रिपल्शन महसूस करते हैं, तो P की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और P की एनर्जी बढ़ जाती है तो S और P आपस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, और अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो फास्फोरस प्योर p ऑर्बिटल से ही बॉन्डिंग करेगा, और प्योर p ऑर्बिटल से जब आप बॉन्डिंग करेंगे तो प्योर p ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्रीज पे होते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन प्योर p ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करता है और इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री के आसपास हो जाता है। आप समझे मेरी बात? मैंने क्या बताया, फिर से समझा रहा हूं। ये लोग 90 के आसपास इसलिए हैं क्योंकि हाइड्रोजन जैसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होने से सेंट्रल एटम के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ, इस नेगेटिव से इनके p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में रिपल्शन की वजह, या इस नेगेटिव से रिपल्शन करके p की एनर्जी बढ़ जाएगी। p की एनर्जी बढ़ जाएगी तो s और p में एनर्जी का ज्यादा डिफरेंस होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हम लोगों ने यहां आकलन किया था, ये गलत है। यहां हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं, यहां प्योर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करेंगे, और प्योर p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं,
ठीक है, तो सारे हाइड्रोजन अगर उनसे बॉन्डिंग करेंगे तो उनके बीच में एंगल जो है आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, यही वजह है कि ये लोग 90 डिग्री पे होते हैं। सेम यही चीज एक जगह और देखी जाती है, और देखी जाती है क्या, H2O, H2S, H2Se और H2Te। ठीक है ना, यहां पे बॉन्ड पेयर जो है वो दो हैं, लोन पेयर जो है वो भी दो आएंगे, और इनका स्टेरिक नंबर जो है वो सबका 4 आएगा। लगता है जैसे सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और सबका बॉन्ड एंगल जो है वो 104 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, पर इसका 104 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन H2S का है ना 92 डिग्री हो जाता है, और इन दोनों का 91 डिग्री होता है। तो सेम रीजन यहां पे भी लग जाएगा क्या, सेम रीजन क्या लगेगा कि यहां पर है ना सल्फर और सेलेनियम टेलुरियम में हाइड्रोजन जो है जैसा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ने से सेंट्रल एटम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आने से है ना इनके p ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, तो वो s के साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, और बल्कि इन्होंने प्योर ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग की है, और जब भी प्योर p ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग करते हैं तो उनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा, इसको रूल बना दिया लोगों ने, इसको कहा ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल कहा जाता है। ड्रैगोज रूल क्या कहता है, मैं समझा दूं आपको। ड्रैगोज रूल कहा इसे, ड्रैगोज रूल क्या कहता है, ड्रैगोज रूल कहता है कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड ऑनवर्ड्स जो लोग अगर कोई स्पीशी हाइड्रोजन से जुड़ती है तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करती है और प्योर ऑर्बिटल से उसकी बॉन्डिंग होती है। और रीजन ये है कि हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके जुड़ने से सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज आने से p ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, तो s और p के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है, और डिफरेंस ज्यादा हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करेंगे, और जब भी प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग करेंगे उनके बीच का एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो इस बात को मैं लिख रहा हूं, ड्रैगोज रूल को डिफाइन कर रहा हूं। ड्रैगोज रूल, अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, है ना, according to Drago's rule, if central atom of a molecule is from third period or below in periodic table, मतलब third period, fourth period, fifth period, ना, below in periodic table, तो मैं लिख रहा हूं ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल, इफ सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज फ्रॉम थर्ड पीरियड और बिलो इन द पीरियोडिक टेबल, फुल स्टॉप, एंड इज अटैच्ड टू अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like hydrogen, then the central atom develops a partial negative charge which repels the p electron, increasing its energy and making it unfit for hybridization. So these molecules
do not undergo hybridization, don't undergo hybridization and do the bonding through pure orbitals. तो यहां पे बच्चों है ना, मैं एक बार फिर से, तो ये पूरा ड्रैगोस रूल हो गया, इसको याद रखिए। तो आज हम लोगों ने एक और चीज सीख ली, ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू ड्रैगोस रूल, इफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज फ्रॉम थर्ड पीरियड और बिलो इन द पीरियोडिक टेबल एंड इज अटैच्ड टू अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, तो उसके सेंट्रल एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके वजह से उसके डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से उसके पी इलेक्ट्रॉन्स ना रिपेल होने लगेंगे और उनकी एनर्जी काफी बढ़ जाएगी, और वो अनफिट हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर पी की एनर्जी बढ़ जाएगी तो एस और पी के बीच में एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, तो जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेन कंसर्न ये रहता है कि दो ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेरेबल हो। ठीक है, तो सो दे डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, और इसलिए वो हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करेंगे। और जब भी वो प्योर ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करेंगे तो प्योर ऑर्बिटल्स में लगभग 90 डिग्री का अंतर होता है। तो इसलिए जो है ये 90 सब आता जाता है, ये सारी चीजें जो है 90 डिग्री आती जाती हैं, या सारी चीजें यहाँ पे भी देखिए लगभग 90 डिग्री के आसपास आ रही हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई चीज अगर वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं हो रही है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन ऐड किया, हाइब्रिडाइजेशन से नहीं हुआ तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ऐड किया, उससे भी नहीं होता है तो बेंट रूल लगा के देखते हैं, बेंट रूल से भी नहीं होता है तो कहीं चेक करते हैं कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी तो नहीं है ना, और अगर इनसे भी एक्सप्लेन नहीं होते हैं तो चेक करते हैं कहीं ड्रैगोस रूल तो इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, कहीं प्योर ऑर्बिटल से तो बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने सीख ली हैं अब तक। ठीक है, ड्रैगोस रूल तो नहीं लग रहा, ये चीज हम लोगों ने सीख ली। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बॉन्डिंग बताई, ये भी बताया कि कौन लोग एग्जिस्ट करेंगे कौन लोग नहीं करेंगे, और मैंने आपको ड्रैगोस रूल भी बताया जो प्योर ऑर्बिटल्स जिसमें बॉन्डिंग करते हैं। तो अभी भी हमारा जो क्वेस्ट है क्या कहते हैं और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर निकालने का, वो पूरा नहीं होता है। इसके बाद भी कुछ चीजें बचती हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। Thank you so much. Have a nice day.